नमस्ते सभी को। तो छात्रों के मांग को देखकर हमने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत की है। इसमें आपका जिस तरह सिलेबस यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसमें सम्मिलित किया गया है और जिस तरह से आपकी मेन परीक्षा होगी उसी तरह के स्तर के सारे प्रश्न इस सीरीज के अंदर रखे गए हैं और हम लगभग यानी 5 अभ्यास प्रश्न पत्र लेंगे और यदि आपने इन 5 अभ्यास प्रश्न पत्रों को ढंग से समझ लिया, एक बार तो हल कर लो, हल करने के बाद इनकी व्याख्या समझ लो, तो इससे बाहर आपके परीक्षा में कुछ नहीं आएगा और आप अपना स्वयं का भी आकलन करेंगे। ठीक है। और यदि किसी बिंदु में अगर आपको परेशानी है तो आप जिस भी टॉपिक में परेशानी है आप कमेंट करें, वो सारी समस्या आपकी हल कर दी जाएगी। तो हिंदी में आप आराम से 100% नंबर परीक्षा के अंदर ला सकते हो। तो देखो, पहला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से वह है। तो पहले आप खुद करके देखो कि उच्चारण की दृष्टि से जो वह व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें ओष्ठ लिखा है, दंतोष्ठ लिखा है, कंठोष्ठ लिखा है और क्या लिखा है, कंठ तालव। तो जब मैंने आपको दूसरी क्लास में जब वर्ण विचार पढ़ाए थे तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि वह का आप याद रखोगे, इसका उच्चारण क्या होता है भाई, दंतोष्ठ। क्या होता है, दंतोष्ठ। तो क्या उत्तर आएगा इसमें से 2 नंबर। कौन सा नंबर आएगा, 2 नंबर उत्तर आएगा और इस पर टिक लगाओ, आप क्या बताओ, दंतोष्ठ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि र का विवरण है, कि ये र लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है वर्तस्य। तो वर्तस्य का मैंने क्या बताया था कि वर्तस्य का बोलना यानी वर्तस्य जो व्यंजन है ना तो बोलना सरल है और ना ही क्या बताओ इसका क्या बताओ लिखना सरल है, क्योंकि लिख ही रहा है क्या बताओ, वर्तस्य। तो मैंने कहा कि उसका उच्चारण सरल नहीं है। क्या नहीं है बताओ, सरल नहीं है। सरल नहीं का मतलब है स, र, ल और न, ये ध्वनि कैसी होती है, वर्तस्य। तो यानी किसकी बात कर रहा है, सरल नहीं है। रे आ गया तो रे वर्तस्य है, यानी वर्तस्य तो है। दूसरा है क्या बताओ, लुंठित। तो मैंने आपको बताया था कि उच्चारण की दृष्टि से हम रे व्यंजन को लुंठित या क्या बताओ प्रकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित और प्रकंपित। तो बिल्कुल लुंठित भी है। अगला ऑप्शन क्या है बताओ, सघोष। तो मैंने आपको बताया था सघोष का मतलब यहां किससे, घोष से। सघोष का मतलब यहां किससे, घोष से। और घोष क्या होते हैं बताओ, वर्ग का क्या बताओ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये लेवे है, ये ध्वनि क्या होती है, घोष। या फिर मैंने कहा था अघोष को याद रख लेना। अघोष का क्या सूत्र बताता है, ए का मतलब 1, घो का मतलब 2 और तीनों से, ये कैसे होते हैं, अघोष। तो ये क्या है बताओ, वर्तस्य भी है, लुंठित भी है और क्या है बताओ, सघोष भी है। अब नंबर आता है किसका बताओ, अल्प प्राण का। और अल्प प्राण और महाप्राण मैंने क्या बताया था कि वे ध्वनि जिनके उच्चारण को अंग्रेजी में हम परिवर्तनित करें, यानी उसका अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करें, तो जिनमें एच आता है वह तो महाप्राण है, क्योंकि महा में MAHA। ठीक है। और जिनमें एच नहीं आता है वो कैसा है बताओ, अल्पप्राण। तो मैंने क्या बताया था कि वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण श, श, स और है, ये कैसी ध्वनि होती है, महाप्राण। बाकी सारी कैसी हैं, अल्पप्राण। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है कि रे का विवरण क्या होगा बताओ, ये वर्तस्य भी है, लुंठित भी है, सघोष भी और अल्पप्राण भी है। क्या है बताओ, अल्पप्राण है। ठीक है। अगला में अघोष नहीं है इसलिए गलत है। इसमें क्या है बताओ, वर्तस्य लिख रखा है, ये स्पर्श नहीं अंतस्थ होते हैं। इसमें क्या है बताओ, वर्तस्य है, ये पार्श्विक तो लय होता है। तो बाकी विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही है, 1 नंबर। कौन सा है, 1 नंबर। चलो आगे अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। क्या लिखा हुआ है बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। तो पहला है कि मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। दूसरा है सीता जानती है भाई घर कब आएगा। तीसरा क्या बताओ, मोहन बाजार गया था। और चौथा है मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो पहले आप देख ले अच्छी तरह पढ़ के आपने क्या उत्तर लगाया है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको। तो देखो पहला क्या है कि मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, तो पूर्ण विराम आएगा इसमें। तो
प्रश्नवाचक तो नहीं आएगा। सीता जानती है, यहां अल्पविराम आएगा। भाई घर कब आएगा, इसमें पूर्ण होगा। मोहन बाजार गया था, ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा बताओ, पूर्ण विराम आएगा। और ये क्या है बताओ, मोहन को बाजार क्यों जाना था, क्या लिखा हुआ है, मोहन को बाजार क्यों जाना था, तो ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। चौथा प्रश्न है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा। तो देखो ये तो डैश है, ये बराबर है, ये क्या है, सेमीकोलन है, और ये देखो विवरण चिन्ह है। क्या है ये, विवरण चिन्ह। तो यानी जब किसी पद की व्याख्या या विस्तार करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का। किसका प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का, ठीक है। तो इसमें नंबर क्या आएगा, 4। तीसरे में कौन सा आएगा, 4। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा तो ही गया। पांचवा, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, यानी वह छांटना है जिसमें ई प्रत्यय नहीं है। तो नाली, कबाड़ी, मंडली और क्या बताओ, ओढ़नी। तो एक बार खुद करके देखो, फिर मैं जो बताऊंगा आपको मिलान करना है। तो देखो नाली जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये न्यूनतावाचक प्रत्यय है, यानी ये बड़े शब्दों को छोटा तो नाला बड़ा होता है, इसके ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नाले। अगला क्या है बताओ, कबाड़ के ई प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया, कबाड़ी। तो इन दोनों में तो है। तीसरा क्या है बताओ, मंडल के ई प्रत्यय लगाए तो क्या हो जाएगी, मंडली। और देखो ये ओढ़ना के नी प्रत्यय लगाए तो क्या बनेगा, ओढ़नी। तो इसमें नी प्रत्यय ई नहीं है। कौन सा प्रत्यय इसमें, नी। अगला है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। क्या कहना चाहता है इसमें बताओ कबीरदास जी। कबीरदास जी कहता है कि ये संसार क्या है बताओ, क्षणभंगुर है, ठीक है। इस संसार में जो आया है वो जाएगा नहीं। तो इसमें क्या व्यंग किया है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय, कि जिसने इस संसार पे जन्म लिया है उसे क्या है, एक दिन क्या है बताओ, मिटना है। ये इसमें व्यंग छपा हुआ है। तो इसमें कौन सी शक्ति होगी बताओ, व्यंजना। क्या होगी, व्यंजना। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो चेचक तुर्की का है, बेगम है, बारूद है, चाय है, वो कौन सी भाषा का है, चीनी भाषा का। चाय कौन सी भाषा का है, चीनी भाषा का। चलो आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग विदेशी नहीं है, यानी विदेशी उपसर्ग छांटने। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, खुश, कम, गैर और उन। तो देखो ये आपको बताए थे, खुश विदेशी उपसर्ग है, खुशहाल, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू, ठीक है। कम भी क्या है बताओ, विदेशी उपसर्ग है, कम वक्त, कमजोर, कम सिन। और ये तीसरा भी क्या है बताओ, विदेशी उपसर्ग है, गैर मर्द, गैर हाजिर। उनका मतलब होता है एक कम। ये क्या बताओ, हिंदी का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। उनका मतलब होता है क्या बताओ, एक कम। और मेरा 19, 59, 69 कौन सा उपसर्ग लगता है, उन। अतः विदेशी नहीं है, किसका है बताओ, हिंदी का उपसर्ग। किसका है, हिंदी का, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है, कि वह शब्द होना चाहिए जिसमें क्या बताओ, अ उपसर्ग लगा हो और क्या बताओ, ता प्रत्यय दोनों होने चाहिए। तो देखो ये अनुगुणता है, तो गुण के आगे अनु उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया, अनुगुण। तो अ उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या है बताओ, अनु है। दूसरा क्या है बताओ, अवसर। अवसर में मैंने आपको बताया था कौन सा उपसर्ग होता है, अव, जबकि हमें कौन सा चाहिए, अ, ठीक है। अगला क्या बताओ, असहनशीलता। बिल्कुल ये सहनशील के पीछे ता लगा तो क्या बढ़ेगा, सहनशीलता। और इसके अ लग गया तो क्या हो गया, असहनशीलता। ये तो अन्न प्लस अन्य है, यानी अन्य के आगे अनुपसर्ग लगा तो क्या बना बताओ, अनन्य। और ता जुड़ गया तो इसमें अनुपसर्ग ए नहीं है। तो केवल किसमें लगा हुआ है बताओ, नंबर 3, असहनशीलता, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है देखो, इनमें से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो छांटना है जिसमें अ प्रत्यय नहीं है। तो पांडव तो मैंने बताया था, पांडु प्लस अ बराबर क्या बनता है, पांडव, अ प्रत्यय है। कौशल, कुशल प्लस अ, कुशल प्लस अ बराबर क्या बनेगा, कौशल। और ये क्या बताओ, खेलना प्लस अ,
खेलना प्लस ए, खेल भाववाचक संज्ञा बनी है खेलना क्रिया के साथ, अतः इसमें ए प्रत्यय है। लेकिन ये मधुर प्लस ये बराबर क्या बनता है, माधुर्य, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये। जबकि ये भी यही कह रहा है किसमें ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या उत्तर आएगा, माधुर्य। क्या आएगा, माधुर्य। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताओ। पहला क्या है, यौवन, तो जवानी, यौवन, इनमें कौन संज्ञा होती है, भाववाचक। लोभ भाववाचक। देखो ये मिठास में भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन यदि शब्द आ जाए क्या बताओ, मिठाई, तो ये वस्तु बनती है, मिठाई है, ये क्या है बताओ, वस्तु है, तो इसको अपन जातिवाचक संज्ञा में लेते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा तो वह होती है जिसे देखा नहीं जाता, केवल क्या बताओ, महसूस किया जाता है। जबकि मिठाई तो हम क्या है बताओ, देख लेते हैं, हलवाई के यहां धरी होती है। तो मिठाई में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा तो में तो क्या आता, मीठा से मिठास बनता, क्या बनता, मिठास। ठीक है, मोह में है। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या आएगा, मिठाई। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या बताओ, स्त्रीलिंग है। तो देखो ये ध्यान रखना है कि यदि किसी शब्द के पीछे ये प्रत्यय लगता है तो वह शब्द पुल्लिंग होता है। तो काव्य और सौभाग्य, काव्य और सौभाग्य ये तो दोनों पुल्लिंग हैं, और चंद्रमा भी क्या बताओ, पुल्लिंग। यदि किसी शब्द के पीछे ता प्रत्यय लगता है तो वह शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या उत्तर आएगा बताओ, सुंदरता। तो क्या याद रखना है आपको, आपको ये याद रखना है कि यदि किसी शब्द के पीछे क्या बताओ, ये प्रत्यय लगता है तो वह शब्द पुल्लिंग होता है, और यदि ता लगता है तो क्या होता है, स्त्रीलिंग। क्या होता है, स्त्रीलिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखने की। अगला क्या है बताओ, कि निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है, कि सही विकल्प जो नहीं है उसका चयन करना है। तो बताओ, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी, ये सही है। सम्राट क्या होता है, साम्राज्ञी, बिल्कुल सही है। भगवान, मैंने बताया था ना, यदि किसी शब्द के पीछे वान प्रत्यय लगा हो तो उसका स्त्रीलिंग बनाते समय क्या कर देते हैं, वते। तो भगवान का क्या, भगवती। धनवान का क्या बताओ, धनवती। गुणवान का क्या बताओ, गुणवती। तो ये भी सही है। लेकिन मैंने ये पढ़ाया था आपको, यदि किसी शब्द के पीछे ता प्रत्यय लगा है, कौन सा, ता, तो उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या हो जाता है, त्री। क्या हो जाता है, त्री। जैसे नेता का क्या, नेत्री। अभिनेता का क्या, अभिनेत्री। विधाता का क्या, विधात्री। तो कर्ता का क्या होगा बताओ, कर्ता का स्त्रीलिंग करेंगे तो ये शब्द बनेगा कर्तरी, न कि कर्ती। क्या बनेगा, कर्तरी। इसलिए इसमें उत्तर कौन सा आएगा, 3। क्या आएगा, 3। चलो आगे चलते हैं। उसका भाई खेल रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। तो देखो, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। ठीक है, तो उसका भाई खेल रहा है, संबंधवाचक में तो कौन आते हैं बताओ, जो, सो, और इनके विकारी रूप जैसा, जिनका, जिसका, ये शब्दों का प्रयोग होता है। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें मैंने बताया था मैं और तुम आते हैं, लेकिन इनके विकारी रूप बहुत होते हैं। ठीक है, यानी तो, तुम्हारा, ठीक है, तो, तुम, उसका, उसकी, संबंध जब बताते हैं यानी इनके साथ संबंध कारक होता है तो पुरुषवाचक का परिवर्तन किस में हो जाता है, उसका में। तो उसका भाई खेल रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक। कौन सा होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो अगला है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। ठीक है, तो अनुशासन, क्या ये किसी शब्द की विशेषता बताता है, क्या, नहीं। शासन, ये भी नहीं। अनुशंसा या प्रशंसा, ये भी नहीं। लेकिन कह देते हैं ना, वह विद्यार्थी बड़ा अनुशासित है, तो अनुशासित शब्द यहां किसका अर्थ दे रहा है बताओ, विशेषण का। किसका अर्थ दे रहा है, विशेषण का। तो क्या उत्तर आएगा इसमें से, अनुशासित। क्या आएगा, अनुशासित। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, रेखांकित नहीं है, रेखा नहीं है, तो रेखा यह के नीचे लगानी है, एक बार देख लो। यह मकान मेरा भाई का है, रेखांकित पद है, तो यह रेखा किसके साथ लगानी है, यह के साथ। अब देखो उत्तर क्या आएगा, विशेषण, सर्वनाम, संकेतवाचक विशेषण, या फिर क्या बताओ, संज्ञा। तो याद रखना है ना, मैंने आपको बताया था कि जब सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद
संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सर्वनाम शब्द क्या बन जाते हैं, विशेषण। लेकिन उसमें से आपको किसको छूटना है, पुरुषवाचक में से छोड़ना है, किसको बताओ, उत्तम और मध्यम पुरुष को और निजवाचक, ये नहीं बनते। बाकी कोई भी सर्वनाम के तुरंत बाद यदि क्या आ जाए बताओ संज्ञा, तो वह सर्वनाम क्या बन जाता है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि यह के बाद तुरंत क्या गया, मकान, यह के तुरंत बाद क्या गया, मकान, और मकान शब्द क्या है बताओ, संज्ञा। तो यहां यह किसका काम करेगा, सार्वनामिक विशेषण, और उसी का दूसरा नाम क्या होता है बताओ, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बताओ, नंबर 3। अगला है अपना कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो मैंने कहा था ना कि प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जहां कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया पूर्ण करवाता है, उसे अपन क्या कह देते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कह देते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये तो वाक्य की बात है, लेकिन यदि शब्द में अगर ढूंढनी है, केवल क्रिया शब्द दिया जाए, तो मैंने आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय धातु शब्दों के पीछे आना और वाना प्रत्यय लगाया जाता है। क्या, आना और वाना। जैसे क्रिया होती है पढ़ना, अगर प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या कह देंगे, पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगी तो क्या होगा, पढ़वाना। तो इसमें इधर देखो, चलना का क्या बनेगा बताओ, चलाना और चलवाना प्रेरणार्थक। उठना का क्या बनेगा, उठाना और उठवाना। ऐसे ही उड़ना की क्या बनेगी, क्या बताओ, उड़ाना और उड़वाना। ऐसे ही बताओ ये दिलाना, तो आना प्रत्यय लग गया ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है इसमें बताओ, दिलाना, दिलवाना। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया है बताओ, प्रेरणार्थक। यानी प्रेरणार्थक क्रिया की क्या पहचान है, वो प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों के पीछे कौन सा प्रत्यय लगता है, आना और वाना। ठीक है, दिलाना। रवि दीवार रंगने लगा है, वाक्य में क्रिया क्या है। तो मैंने कहा था ना, जब एक से अधिक क्रिया शब्द हों, ठीक है, और वह एक ही क्रिया का अर्थ दे, तो वहां कौन सी क्रिया होती है भाई, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है कि रवि दीवार क्या रंगने लगा है। तो रंगना और लगा है, ठीक है, एक ही क्रिया है ये। तो जहां मुख्य ये लगना, वैसे तो कौन सी क्रिया है बताओ, मुख्य क्रिया। तो ये भी ध्यान रख सकते हो कि जहां मुख्य क्रिया सहायक क्रिया का काम करती है, वहीं पर कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया। तो यानी ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया का। किसका है, संयुक्त क्रिया का। ठीक है, चलो अगले देखते हैं। देखो आगे से, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। मैंने क्या बताया था कि अकर्मक क्रिया की क्या पहचान होती है, आपको क्रिया शब्द के साथ क्या लगा के प्रश्न करना है। यदि वहां क्या लगा के प्रश्न करें, कोई शब्द आने की संभावना है, तब तो वो सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो कैसी होगी, अकर्मक। तो जैसे मैंने कहा बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, तो क्रिया क्या है बताओ, सो रहा था। अगर हम यहां क्या लगाएंगे तो कुछ आ सकता है कि क्या सो रहा था क्या, तो क्या का कोई उत्तर नहीं है। और वैसे भी सोना क्रिया कैसी होती है, अकर्मक। तो याद रखना कि जब सो रहा क्रिया, यानी जब भी क्रिया शब्द के साथ क्या लगाएं और वहां क्या के उत्तर की यदि संभावना है या आ जाता है, तो क्रिया कैसी होती है, सकर्मक, नहीं तो कौन सी होती है, अकर्मक। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, तो यहां क्या लगाएंगे तो कोई उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, बालक पतंग उड़ा रहा था, तो यहां लगाया बताओ, उड़ा रहा था क्या, पतंग, क्या, पतंग। तो यानी ये जो क्रिया है वो अकर्मक नहीं है, क्या है बताओ, सकर्मक है। कैसी क्रिया है, सकर्मक। छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे, तो यहां क्या का कोई उत्तर नहीं आता। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है कि इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है, बालक पतंग उड़ा रहा था। वैसे देखो उड़ना क्रिया है वो अकर्मक होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि सकर्मक क्रिया हमेशा सकर्मक ही रहती है, वो अकर्मक नहीं बनते। लेकिन अकर्मक क्रिया है वो सकर्मक क्रिया में परिवर्तन क्या बताओ हो सकती है। तो यानी अगर ऐसे ना पक्षी आकाश में उड़ता है, जब तो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक। लेकिन ये कह रहा है कि बालक पतंग उड़ाता है, तो क्या उड़ाता है, पतंग। तो यहां पतंग किसका काम कर रहा है, कर्म का, इसलिए क्रिया कौन सी हो जाएगी, ये सकर्मक। और यही तो छांटना है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलो सीता नहीं पढ़ती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो याद रखना वाच्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यदि कर्ता के साथ
कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वहां कर्तरी वाच्य होगा। ये इसलिए दिया गया है, कई बार हम नहीं से समझ जाते हैं शायद कर्म या भाववाच्य होगा। नहीं, सीता नहीं पढ़ती है तो इसमें कर्ता कौन है? सीता। तो कर्तरी वाच्य में यही याद रखा जाता है, यदि कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह विशेषकर से या के द्वारा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तरी वाच्य। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा बताओ? कर्तरी वाच्य होगा। कौन सा होगा? कर्तरी वाच्य। ठीक है, आगे चलो। अगला है कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो मैंने कहा था ना कि भाववाच्य तब होगा जब क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। कैसी क्रिया होगी? अकर्मक। ठीक है ना। यदि क्रिया सकर्मक है तो वहां भाववाच्य नहीं होगा, वहां तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। तो भाववाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो भाववाच्य के साथ हमेशा कौन सी क्रिया आती है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया आती है? अकर्मक क्रिया। वह आए तो मैं जाऊं वाक्य में कौन सा काल है? वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो पहले तो काल समझो कि ये कौन से काल में क्रिया? भविष्य काल में। कौन से काल में? क्योंकि जाने की बात कर रहा है। वह आए तो मैं जाऊं, तो कब? अभी जाएगा, तो यानी आने वाले समय में। तो क्रिया किसमें भाई? भविष्य काल में। तो भूतकाल का ऑप्शन तो काट दो, हमारे पास 3 बचे। संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मत भविष्य, या फिर क्या बताओ? सामान्य। अब देखो, मैंने आपको बताया था यदि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो कि वह आए तो मैं जाऊं, तो कारण पर निर्भर है, तो यह क्या हो जाएगा? हेतु मद भविष्य काल। क्या हो जाएगा? हेतु क्या मद। इसके देखो हेतु हेतु भी कह देते हैं, एक बार भी हेतु से काम चल सकता है। हेतु मद भविष्य काल। क्यों? क्योंकि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या बताओ? निर्भर। और क्रिया कब होगी बताओ? भविष्य में। क्या होगी? भविष्य में। अगला है कि मां सुबह नाश्ता बनाती है वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रेतिवाचक, परिमाणवाचक। तो मैंने आपको यह बताया था कि मां सुबह नाश्ता बनाती है। अब ये बनाना क्रिया है, क्रिया विशेषण वह होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो मैंने कहा था यदि आपको कालवाचक चाहिए तो क्रिया के साथ क्या कब लगा के प्रश्न करना है। यदि कब का उत्तर मिल जाए तो कालवाचक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मैंने क्या कहा कि स्थान है तो कहां का उत्तर मिल जाए तो स्थान होगा। और रीतिवाचक में क्या लगाओगे? यहां कैसे। अगर कैसे का उत्तर है तो रीतिवाचक। और परिमाण का मतलब कितना। ठीक है, इन चीजों का प्रश्न लगाना है। तो देखो, मां सुबह नाश्ता बनाती है, तो हम कब बनाती है, तो कब का उत्तर आ गया? सुबह। अब इसमें अपन कहें स्थानवाचक में क्या बताया मैंने? कहां बनाती है, तो यहां तो कोई स्थान नहीं है, तो स्थानवाचक तो इसमें होगा ही नहीं। रीतिवाचक में क्या लगाते हैं? कैसे बनाती है, तो उसका भी उत्तर नहीं है। और कितना बनाती है, उसका भी उत्तर नहीं है। तो केवल एक का उत्तर मिल रहा है, कब बनाती है? सुबह। तो इसका मतलब है इसमें कौन सा हो जाएगा? कालवाचक। तो बिल्कुल जब भी रीतिवाचक से प्रश्न आए तो आपको ये 4 बातें याद रखने की। जो उत्तर आप चाह रहे हो वो वाक्य से मिलना चाहिए। तो फिर से याद करो कि काल के लिए क्रिया के साथ क्या लगाकर, कब लगाकर प्रश्न करेंगे। स्थान के लिए क्या बताओ? क्रिया के साथ कहां लगा के। रीति का कैसे कैसे लगा के। और परिमाण का क्या लगाएंगे? कितना लगा के, है ना। तो जिसका उत्तर मिलेगा वही क्या हो जाएगा बताओ? क्रिया विशेषण। तो इसमें कब, कब का मतलब क्या है बताओ? समय। तो समय पूछा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये कालवाचक। क्या हो जाएगा? कालवाचक। ठीक है, अगला देखो, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वाक्य में कौन सा अवयव है? तो लाचार क्यों है? कारण बताया गया है, क्योंकि वो क्या है बताओ? अंधा। तो यानी इसमें कारणवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक अवयव पूछ रहा है, तो अब इसमें कौन सा कर देंगे बताओ? कारणवाचक। ऐसे का ही दूसरा नाम होता है हेतुवाचक। क्या होता है? हेतुवाचक। तो याद रखना, कारणवाचक कह दो चाहे इसे क्या कह दो? हेतुवाचक। ठीक है, तो बिल्कुल कारण बताता है कि वह लाचार इसलिए क्योंकि वह क्या है बताओ? अंधा। तो क्या बताया जा रहा है इसमें? कारण। और या तो कारणवाचक विकल्प मिले या फिर क्या मिले? हेतुवाचक। ठीक है, बिल्कुल। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? ठीक है, तो बिल्कुल पहले तो आपको उपवाक्यों की पहचान होनी चाहिए कि मैंने कहा था कि उपवाक्यों की अपन बात करें तो देखो इसमें दे रखे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण। तो देखो उपवाक्य 3 प्रकार के ही होते हैं।
आश्रित उपवाक्य की बात कर रहा है। बताओ, एक तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, एक विशेषण आश्रित उपवाक्य, एक क्या बताओ, क्रिया विशेषण। क्रिया उपवाक्य नहीं होता है, क्या होता है, क्रिया विशेषण। अब मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञा उपवाक्य होता है उसका प्रारंभ तो की से होता है। किससे होता है, की से, यानी जिसके आगे के मिल जाए वो कैसा होता है, संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। जैसे मोहन ने कहा कि, ठीक है, तो जब भी की मिल जाए तो संज्ञा उपवाक्य होगा। और मैंने कहा था विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ किससे होता है, जो, जिसे, जैसा, इनसे यदि होता है तो कैसा होता है, विशेषण। तो वह आदमी जो, तो ये जो इधर लगा दिया, ये पहले भी लग सकता है कि जो आदमी कल आया था, ठीक है, आज भी आया है, वह आज भी आया है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, बताओ, जो। तो ये कैसा होगा, बताओ, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य वह होता है जिसके दोनों ओर अव्यय लगा हो, ठीक है, प्रारंभ में भी लगा हो और बाद में भी लगा हो, ठीक है ना। जो के साथ सो, जैसा के साथ वैसा, यदि के साथ तो उसे अपन कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ये कैसा हो जाएगा, बताओ, विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये वाला, ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है। अगला क्या है, बताओ। तो अगला अभी आगे लेना पड़ेगा, देखो इधर कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। तो मैंने क्या बताया था आपको, बिल्कुल याद रखना है। देखो, जो साधारण वाक्य होता है वह होता है जिसमें कोई भी अव्यय नहीं होता, ठीक है ना, बिना अव्यय के जो होता है वो तो कैसा होता है, साधारण वाक्य। जबकि जो संयुक्त और मिश्र वाक्य, उनके प्रारंभ में क्या बताओ, अव्यय लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, तो इसमें कुछ नहीं है, कोई संयोजक का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी भी संयोजक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, इस वाक्य में। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, अब इसमें और का प्रयोग हो गया, ये संयोजक लगा है। और जिसमें और, तथा, एवं, किंतु, परंतु लगे वो संयुक्त वाक्य होता है। कैसा होता है, संयुक्त। तो हमें तो क्या चाहिए यहां, मिश्र वाक्य। जो ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, तो त्यों ही की जगह यहां क्या है, बताओ, अल्प विराम लगा दिया, तो छुपा हुआ है। जो ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, तो यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। कैसा है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और जहां एक तो क्या बताओ, प्रधान उपवाक्य हो और उसके साथ क्या बताओ, आश्रित उपवाक्य जुड़ा होता है, वो कैसा वाक्य कहलाता है, मिश्र वाक्य। तो इसमें से क्या उत्तर आएगा, तीसरा। जो ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, और वो घर से निकलते ही वर्षा होने लगे, उसमें कोई संयोजक ही नहीं है। तो संयोजक नहीं है तो ये भी साधारण वाक्य, ये साधारण वाक्य, ये संयुक्त वाक्य, और ये कैसा है, मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला है उपत्यका का अर्थ क्या है। तो पर्वत का शिखर नहीं होता, ये पर्वत के पास की भूमि होती है, यानी पर्वत के पास, जो पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है ना, उसे अपन क्या कह देते हैं, उपत्यका। और जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है ना, उसे कहते हैं अदित्यका। क्या कह देते हैं, अदित्यका। बाकी इन दो प्रश्नों, इन दो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। तो पर्वत के पास की भूमि को हम क्या कह देते हैं, उपत्यका। क्या कह देते हैं, उपत्यका, ठीक है। चलो अगला क्या है, बताओ, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताओ। बाधा मुक्त होना, मुसीबती मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा, या नई मुसीबत में पड़ना। तो क्या उत्तर होगा इसका, नई मुसीबत में पड़ना। खजूर से अटका, सॉरी, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, यानी एक नई मुसीबत में पड़ना, ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा पद द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो देखो, धन धान्य, धन और धान्य द्वंद्व समास, घर और बाहर द्वंद्व समास, और दिन दिन या प्रतिदिन, ये कौन सा समास का है, बताओ, अव्ययी भाव का। हरि और हर, विष्णु और महादेव, इसमें भी कौन समास है, द्वंद्व समास। तो किसमें नहीं है भाई, दिन दिन में। किसमें नहीं है, दिन दिन में। कौन समास है दिन दिन में, अव्ययी भाव। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्तनी अशुद्ध है। तो देखो, इसमें क्या था कि जो आजीविका है ना, ये इसने शुद्ध कर दिया, ये ऐसे लिखा था आजीविका, बाकी सारे ही सही है इसमें, इसलिए ये विकल्प था, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये शुद्ध क्या होता है, आजीविका होता है। क्या होता है, आजीविका, ठीक है। तो अभी जैसे ये लिखे हुए हैं ऐसे तो ये चारों, एक कृषांगी भी शुद्ध है, सर्पणी भी शुद्ध है, कुमुदनी भी शुद्ध है। तो यानी ये शब्द आजीविका था, लेकिन ये प्रिंट में क्या हो गया, आजीविका। मूल टेस्ट में आजीविका ही था, ठीक है।
तो आप ये देख सकते हो कि इनमें ऐसे यदि इसे लिखेंगे तो ये गलत है, ऐसे ये क्या है बताओ सही है। ठीक है, चलो हाँ, वर्तने की दृष्टि से क्या बताओ शुद्ध शब्द है। आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्तने की दृष्टि से क्या बताओ शुद्ध शब्द है, तो कोतूहल नहीं कुतूहल होता है। ठीक है, ये कवियत्री में किस पे आएगी, ये पे आएगी। और दधीची में क्या बताओ, ये ची की मात्रा, तो ये तीनों गलत हैं। सही क्या हो गया भाई, कालिदास। क्या हो गया, कालिदास। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, तो ये वाक्य भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, आशा थोड़ी होती है झगड़े की, उम्मीद हो सकता है। फिजूल शब्द में बेउपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, कभी बेफिजूल नहीं, फिजूल का मतलब ही बेमतलब होता है, तो उसमें भी बे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिजूल मत झगड़ो, ये होना चाहिए, ध्यान रखना है। जहां भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि फिजूल का मतलब ही बेकार होता है, तो इसके आगे बे लगाने से कोई डबल बेकार थोड़ी करना है। तो फिजूल मत झगड़ो यही शुद्ध होना चाहिए, इसलिए ये भी अशुद्ध हो गया। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तक है, ये वेरी गुड सही है। और मैंने कहा था मैंने हस्ताक्षर क्या बताओ कर दिया, मैंने कहा था हस्ताक्षर का प्रयोग हमेशा किस में होता है, बहुवचन में, इसलिए कर दिया की जगह क्या होना चाहिए था, कर दिए। क्या होना चाहिए था, कर दिए, बिल्कुल। आगे चलेंगे। यह है कि विलोमार्थक दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी विलोम शब्दों की दृष्टि से हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो मौलिक का विलोम क्या होता है बताओ, अनुदित, सही है। अल्पज्ञ का क्या होता है बताओ, बहुज्ञ। निरपेक्ष का क्या होता है, सापेक्ष, ये तीनों सही हैं। बंधन का क्या होता है बताओ, मुक्त होता है, मोक्ष नहीं होता। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, तीसरा। कौन सा, तीसरा। अगला है पर्यायवाच्य के दृष्टि से कौन सा वर्ग अशुद्ध है। देखो ये कपड़े के दे रखे, वस्त्र होता है, अंबर होता है, चीर होता है, पाटक नहीं, पट तो होता है लेकिन पाटक नहीं होता, इसलिए ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो वो छांटना है जिसमें सभी शुद्ध है। देखो ये इंद्र की बात कर रहा है, इंद्र का इंद्र होता है, सहस्राक्ष यानी होता है, मधुआ भी होता है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, रतेश। रतीश का मतलब है रति प्लस एस, यानी रति के पति वो तो कामदेव हैं। वो तो कौन है, कामदेव, इसलिए ये दूसरा भी नहीं आएगा। तीसरा है बताओ घर, निकेतक, निकेतन, निलय और आयतन, बिल्कुल ये चारों घर के पर्यायवाची है। किसके, घर के पर्यायवाची। जब ईद के आएंगे, यमुना, कालिंदी तो हैं, लेकिन जाह्नवी किसका होता है, गंगा का। तो यानी ये गंगा का पर्यायवाची हो गया, ये कामदेव का, ये वस्त्र का नहीं है। तो सही सभी में किसमें सही है भाई, तीसरे में। घर, निकेतन, निलय और आयतन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, घर के। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अगला हमारा 35वां जो प्रश्न है वह क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्दों को पहचानिए। तो बताओ क्या लिखा है, पक्षे, लक्ष्मी, ग्रीष्म और बच्चा। तो बताओ, मैंने आपको तत्सम तद्भव की पहचान के कुछ नियम बताए थे। मैंने आपको बताया था कि क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हमेशा किसमें होता है, तत्सम शब्दों में। तो छह का प्रयोग हो रहा है दोनों में, पक्षी और लक्ष्मी, तो ये तो है ही। इसके अलावा मैंने एक नियम बताया था कि यदि आधे यानी रे का प्रयोग ऊपर या नीचे, या चाहे तो ऊपर हो चाहे कहां हो, नीचे, वह शब्द भी हमेशा क्या होता है, तत्सम। तो इसमें ग्रीष्म में रे कहां आ रहा है, नीचे, तो यह भी कैसा है बताओ, तत्सम। जबकि ये बच्चा जो है ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम रूप तो क्या होता है, वत्स। क्या होता है, वत्स। ठीक है, तो ये बच्चा है, ये कैसा है, तद्भव। आच्छादित का संधि विच्छेद कौन सा है, तो याद होगा आक प्लस छादित, आच प्लस छादित, आ प्लस क्या, छादित। मैंने बताया था ना व्यंजन संधि में, यदि पहले शब्द के अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छय आए, तो किसका आगम होता है, चय का। आ प्लस छादन बराबर क्या बनाता, आच्छादन। तरो प्लस छाया बराबर क्या बनाता, तरुच्छाया। अनु प्लस छेद बराबर क्या बनाता, अनुच्छेद। तो आ प्लस छादित बराबर क्या हो जाएगा, आच्छादित। ठीक है, चलो अगला है पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद है। तो देखो मूल जो पेपर था उसमें ये जो है, इसमें ये मात्रा बड़ी लग रही है। ठीक है, तो पित्रानुमति, पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति नहीं क्या होता है, पित्रानुमति। अब यहां ऊ बड़ा है इसलिए ये भी नहीं होगा।
ठीक है, इसमें भी बढ़ाई था, ये भी कोई बात नहीं हो तो गलत ही है। इसमें ये शुद्ध आएगा, क्या बताओ, पित्रानुमति। अब देखो ये दोनों समान इसलिए हो गए थे कि इसमें बड़े यू की मात्रा थी, ठीक है, केवल इसमें छोटे ऊ की थी, तो ये आएगा पित्र प्लस अनुमति बराबर क्या होगा, पित्रानुमति। क्या होगा, पित्रानुमति। ठीक है, वो क्या हाथ से लिखा था ना पेपर, तो इस पे जब प्रिंट करवाया तो कुछ अशुद्धियों को ये खुद शुद्ध कर देता है, इसलिए अपने शब्द शुद्धि वालों में थोड़ी सी 2 प्रश्नों में दिक्कत आ गई है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, वो अब समझ जाएंगे आप। ठीक है, हाँ भाई, अगला लिखा हुआ है इते प्लस क्या, इति का अर्थ क्या है, इते सिद्धम सुना होगा, इति का मतलब इते श्रेय यानी समाप्ति, तो इति का मतलब तो क्या होता है, समाप्ति, और इस इति का मतलब होता है विघ्न, देवीय प्रकोप, तो इसमें कौन सा उत्तर सही आएगा, 2। ठीक है, पूर्णता होता ही नहीं है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, इति का मतलब तो अंत तो होता है पीड़ा, समापन पहले का, तो बाकी सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही है इसमें, दूसरा। कौन सा, दूसरा। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, यानी द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म लेता है, कितने बार, 2 बार, उसे कहते हैं द्विज। तो चंद्रमा तो कई बार लेता है, तो ये तो द्विज है ही। दांत भी 2 बार है ना, पहले तो दूध के दांत आते, फिर क्या बताओ, पानी के। पक्षी 2 बार लेता है, एक बार तो अंडे के रूप में, एक बार अंडे से क्या बाहर, तो ये तीनों द्विज है। कौन नहीं है, कपूर, तो उत्तर क्या आएगा इसमें, कपूर आएगा। क्या आएगा, कपूर। ठीक है, मिनट्स का हिंदी अर्थ, तो मिनट्स का आप समझते हो ना, कार्यव्रत, यानी जब कोई मीटिंग होती है, ठीक है, तो उस मीटिंग के जो मुख्य बिंदुओं को जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं, क्या बताओ, कार्यव्रत। यानी जब कोई सरकारी अधिकारियों के कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, उनको हम मिनट्स कहते हैं, और हिंदी में उसे क्या कह देते हैं, कार्यव्रत। ठीक है, तो मिनट्स का हिंदी अर्थ क्या होगा बताओ, कार्यव्रत। अगला है निदानात्मक परीक्षण का मूल लक्ष्य है, तो ये आपके मेथड चालू हो गए हैं। निदानात्मक परीक्षण का मूल लक्ष्य क्या है, शिक्षण विधियों में सुधार, छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, तो कौन सा उत्तर आएगा इसमें, तीसरा। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का मतलब है कि छात्रों की कमजोरियों का क्या पता लगाना। भाषा का बुनियादी कौशल नहीं है, तो आप सुनते हो सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, तो इसमें चिंतन करना नहीं आएगा। ठीक है, ये भाषा का कौशल नहीं है। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर ने पंचपदी, हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी का पद नहीं है, तो नियमीकरण तो वह है, प्रस्तावना भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, उसमें पुनरावृत्ति सम्मिलित नहीं है, तो किस पे लगा दो, 4 पर। ठीक है, पुनरावृत्ति। व्याख्यान विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इस विधि के जनक कौन, प्लेटो माने जाते हैं, बिल्कुल। दूसरा है, इस विधि से समय व श्रम की बचत होती है, बिल्कुल, समय भी बचता है, श्रम भी बचता है। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता, बल्कि इसमें समय पर पाठ्यक्रम क्या बताओ, पूर्ण होता है। ठीक है, खर्चीली तो है ही नहीं, कोई खर्चा ही नहीं है व्याख्यान विधि में, तो बाकी तीनों सही हैं। यानी कौन सा सही नहीं है, ये समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता। अरे समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के लिए तो हम कौन सी विधि में पढ़ाते हैं, व्याख्यान में। कौन सी में पढ़ाते हैं, व्याख्यान में। यानी अक्सर व्याख्यान विधि का प्रयोग उच्च शिक्षा कॉलेजों के लिए प्रभावी होता है, जहां किसी विषय में अनेक पुस्तकें होती हैं और जो महाविद्यालय होते हैं उनमें इतनी क्लास लग पाना संभव नहीं है, तो वहां व्याख्यान विधि द्वारा, ठीक है, और अध्यापक आसानी से उस विषय वस्तु को समझाकर समय पर कोर्स यानी पाठ्यक्रम को पूर्ण क्या कराता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे चले। आगमन विधि में पढ़ाते समय अध्यापक छात्रों को सर्वप्रथम व्याकरण की पुस्तक देता है, नहीं, ये तो भाषा संसर्ग विधि में देता है। छात्रों को सर्वप्रथम सिद्धांत बताता है, ये निगमन का है। छात्रों को सर्वप्रथम क्या बताओ, सूत्र याद कराता है, ये भी नहीं। छात्रों को सर्वप्रथम क्या देता है आगमन विधि में, उदाहरण। क्या देता है, उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 4। आगे, भाषा शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, बताओ। विषय वस्तु का ज्ञान तो होता है, बिल्कुल, भाषा तत्वों का ज्ञान भी होता है, काव्य शास्त्र का ज्ञान ये नहीं होता है, तो उत्तर 3 आएगा। रचना तत्व ज्ञान तो कराता ही है, तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा बताओ, 3 नंबर। क्या बताओ, काव्य शास्त्र का ज्ञान कराना,
ये भाषा शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य क्या नहीं है। चलो आगे चलते हैं। एक शिक्षण विधि में शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो कौन सा शिक्षण है वो? एकाकी, यानी नाम से ही पता है दल शिक्षण, जहां एक से अधिक शिक्षक होते हैं जो मुख्य शिक्षक को शिक्षण कार्य में क्या करते बताओ? सहयोग। तो यानी इसके लिए कौन सा शिक्षण प्रभावी है? दल शिक्षण। यानी किसकी बात कर रहा है ये? दल शिक्षण। क्योंकि यहाँ एक शिक्षक नहीं होते, एक से क्या होते हैं? अधिक शिक्षक होते हैं जो मुख्य शिक्षक को क्या बताओ? अध्ययन कराने में क्या देते हैं? सहायता। बिल्कुल। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, बीएस क्या बताओ? ब्लूम। अगला है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। सहस्वर अभिनय विधि, बिल्कुल यही है। बच्चे रसास्वादन के बारे में व्याख्यान, तुलनात्मक, इनसे कोई नहीं है। प्राथमिक स्तर पर तो कौन सा बताओ? सहस्वर क्या बताओ? अभिनय विधि। यही प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की क्या बताओ? श्रेष्ठ विधि। यानी अध्यापक को सहस्वर, ठीक है, और अभिनय, अभिनय का मतलब है हाथों के संकेतों से नृत्य, और अच्छे स्वर में यदि बच्चों के सामने कविता का गायन करेगा तो वह शिक्षण क्या होगा? प्रभावी। कविता, कहानी तथा नाटक आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही अवसर व प्रसंग के अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाए, यह मत किस विधि से संबंधित है? तो देखो इसमें सैनिक विधि, व्याकरण अनुवाय, समवाय और भाषा संसर्ग। तो इसमें कौन सी विधि आएगी? समवाय विधि। इसमें गद्य व पद्य पढ़ाते समय प्रसंग अनुकूल यदि कोई व्याकरण का बिंदु आता है तो अध्यापक वही उसे क्या है बताओ? समझा देता है। जबकि भाषा संसर्ग विधि में तो क्या होता है? कोई ख्याति नाम प्राप्त लेखक की पुस्तक छात्रों को पढ़ने को दी जाती है, फिर उन पुस्तकों को पढ़कर वह स्वतः व्याकरण सीखता है। तो इसमें कौन सी विधि आएगी? समवाय विधि। ठीक है। अगला है व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, समवाय विधि तो है, द्विभाषा भी है, ठीक है, भाषा संसर्ग भी है, रसास्वादन नहीं है, ये तो व्याकरण की नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निगमन विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य से क्या बताओ? विशिष्ट। बिल्कुल, नियम सामान्य से होता है और उससे विशिष्ट प्रकार के क्या बताओ? उदाहरण किए जाते हैं। बिल्कुल। सूक्ष्म से स्थूल, नियम छोटा सा होता है लेकिन बड़े बड़े उदाहरण किए जाते हैं, तो यह भी सही है। ज्ञात से अज्ञात, देखो नियम को हम कभी जानते नहीं है, तो नियम होता है अज्ञात। नियम क्या होता है? अज्ञात।